नमस्कार, आप देख रहे हैं देश दिन भर। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी। पोखरियाल बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। शराब नीति के मामले में पूछताछ लगातार जारी है। सीबीआई डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से कर रही है पूछताछ। राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को नमन किया। तो शराब नीति को लेकर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से लगातार सीबीआई पूछताछ कर रही है और मुख्यालय पहुंचने से पहले डिप्टी सीएम ने ट्वीट करते हुए इस पूरे कार्रवाई को गलत बताया और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हो सकता है कि वो जेल भी जाए, लेकिन जिस तरह से ये कार्रवाई की जा रही है वो गलत है। इसके बाद राजघाट पहुंचे, जहां पर महात्मा गांधी को नमन किया, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें कि सीबीआई लगातार डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से पूछताछ कर रही है और माना जा रहा है कि आज जो पूछताछ की कार्रवाई है वो इससे आगे भी बढ़ सकती है। तो शराब नीति को लेकर लगातार सीबीआई पूछताछ कर रही है, जहां एक तरफ इस पूरी कार्रवाई को लेकर आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और सहयोगी इस वक्त मौजूद थे और लगातार इस कार्रवाई का विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। हाथ में होर्डिंग लेकर, पोस्टर्स लेकर राजघाट में भी मौजूद थे और इस दौरान इस कार्रवाई को गलत बताया। हालांकि सीबीआई दफ्तर के आसपास धारा 144 लागू है, जिसकी वजह से वहां पर एक साथ कई लोगों के मौजूद होने पर पाबंदी है। इसे देखते हुए भारी पुलिस फोर्स भी लगाई गई है। और अधिक जानकारी के साथ हमारी संवाददाता प्रिया राणा लगातार ग्राउंड से मौजूद हैं, जो हर एक तस्वीर हम तक पहुंचा रही हैं। प्रिया, लगातार सीबीआई के द्वारा अभी पूछताछ बताया जा रहा है कि जारी है। कितने घंटों की ये पूछताछ रह सकती है? देखिए, इसके आगे की कार्रवाई भी लगातार अंदाजा लगाया जा रहा है कि गिरफ्तारी भी हो सकती है, हिरासत में भी लिया जा सकता है। अभी ये कुछ भी तस्वीर साफ नहीं की जा सकती, क्योंकि देखिए जिस तरीके से यहाँ पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जब यहाँ पर काफिला पहुंच रहा है तो पुलिस प्रशासन के द्वारा उन्हें बसों में भरकर यहाँ पर भेजा जा रहा है। आप पीछे की तस्वीरों में देखेंगे तो पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर मौजूद है और धारा 144 लागू कर दी गई है। आप पीछे की तस्वीरों में यहाँ देखेंगे तो किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। तो मनीष सिसोदिया है जो अंदर सीबीआई ऑफिस में मौजूद है, जहाँ पर उनसे पूछताछ चल रही है। हालांकि मनीष सिसोदिया जब राजघाट से निकले तो उन्होंने साफ तौर पर ये कहा था कि किस तरीके से उनको झूठे आरोपों में बीजेपी पे जो आरोप लगाए थे कि किस तरीके से झूठे आरोपों में उन्हें फंसाया जा रहा है। उनका कहना था कि वो एक साफ नेता है, साफ उनकी छवि है, उन्होंने काम किया है शिक्षा में, वो दिखता है, दुनिया जानती है। उन्होंने कहा कि जो अब चुनाव हुए उसमें बीजेपी की हार हुई, जिससे वो बदलाव में नजर आई, जिसके बाद ये षड्यंत्र रचा गया है और साफ तौर पर वो कहकर गए हैं कि उनकी गिरफ्तारी निश्चित है और गिरफ्तारी होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी धर्मपत्नी जिन्होंने उनका बहुत साथ दिया और साथ ही कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, तो कार्यकर्ताओं से कहा गया कि सभी मेरे परिवार का ध्यान रखें। उन्होंने कहा कि मैं जेल में जाता हूँ तो पता नहीं कितना समय वहाँ पर लगेगा, कि 6 महीने लगे या 8 महीने लगे, लेकिन हम साफ छवि के नेता हैं। साथ ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उन्होंने कहा कि वो अपना काम करें और देखिए यहाँ पर सभी की जरूरत है, काम करें, ऐसा ना हो कि मैं जेल में जाऊं तो कोई परेशान हो, जनता परेशान हो, रोए ना। क्योंकि उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया गया है। बीजेपी अपने षड्यंत्र रचाकर झूठे दस्तावेज बनाकर दिखाकर उन्हें आज जेल भेजने की तैयारी कर रही है। साथ ही देखिए मुख्यमंत्री खुद अरविंद केजरीवाल बोल चुके थे कि रविवार को मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की जाएगी, तो पहले ही ये चर्चाओं में था और आज देखिए हम इस तस्वीर को भी देखते हुए देख रहे हैं। वहीं किसी वक्त हम सीबीआई ऑफिस के बाहर मौजूद है, पुलिस प्रशासन के द्वारा बैरिकेडिंग की गई है, किसी भी कार्यकर्ताओं को भी अंदर नहीं आने दिया जा रहा है और देखिए सभी से शांति व्यवस्था बनाए रखने की भी अपील की जा रही है, क्योंकि बहुत ज्यादा अगर हम देखा कि राजघाट में जिस तरीके से कार्यकर्ता पहुंचे थे तो बहुत ज्यादा हुजूम था। वहाँ पर मनीष सिसोदिया सबको बातचीत करते हुए भी नजर आए और सबसे कहा कि देखते हैं
अब आगे क्या होता है, सीबीआई के ऑफिस में जा रहा हूँ और इस वक्त पूछताछ चल रही है। अभी समय नहीं पता कि कितना समय यहाँ पर लग सकता है पूछताछ में। प्रिया, अभी तक क्या जानकारी मिल पाई है? सीबीआई के द्वारा किन किन सवालों की लिस्ट बनाई गई है, कितने ये सवाल तैयार किए गए हैं और क्या लगता है अभी कितने घंटे और ये पूछताछ चलेगी? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ा जो मुद्दा यहाँ पर नजर आ रहा है वो शराब नीति है, उसका घोटाले का है। लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, जो भी सीबीआई अगर कुछ दस्तावेज पेश भी करती है तो वो सब बीजेपी का फंडा है। वो साफ तौर पे आरोप लगाते हुए बीजेपी पे नजर आ रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें तो देखिए अभी तो वो यहाँ पर पहुंचे हैं, कितने घंटे ये पूछताछ चलेगी अभी ये साफ तस्वीर नहीं की जा सकती। हो सकता है रात का भी समय हो जाए। और देखिए खुद देखिए मनीष सिसोदिया ये बोलकर गए हैं कि उनकी गिरफ्तारी निश्चित है, साथ ही कहा परिवार का ध्यान रखें। तो अब देखना होगा, कुछ समय इंतजार करना होगा कि जो पूछताछ चल रही है उसमें क्या तस्वीर सामने आती है। जो कहा जा रहा है कि आज मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी तय है, तो वो गिरफ्तारी होगी या नहीं, अब वो कुछ समय बाद ही यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अगर हम बात करें, कार्यकर्ता लगातार यहाँ पर पहुंच रहे थे, पुलिस प्रशासन के द्वारा उन्हें रोका जा रहा है। अलग अलग पॉइंट पर बैरिकेडिंग की गई है, पुलिस प्रशासन भी चक्के चक्के पर तैनात है। वहीं आसपास के एरिया में धारा 144 भी लगा दी गई है ताकि किसी भी तरीके का दंगा होता हुआ यहाँ पर नजर ना आए। वही कार्यकर्ता भी साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जी ने काम किया है, दिल्ली की जनता को ये दिखता है। बीजेपी पर आरोप लगाते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। देखना होगा कि कितने घंटे पूछताछ चलती है कि और साथ ही देखना होगा कि आज गिरफ्तारी होगी या कुछ चीजें बदलती हुई यहाँ पर नजर आएगी। बिल्कुल प्रिया, और प्रिया इसके साथ ही साथ देखिए बड़ी संख्या में कार्यकर्ता सुबह से ही मनीष सिसोदिया के साथ थे और इस पूरी कार्रवाई का विरोध भी कर रहे थे, हाथों में पोस्टर लेकर लगातार अपनी बात रखते हुए सामने आ रहे थे। प्रिया, अभी उन कार्यकर्ताओं का क्या कुछ अभी उनकी तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्या उनके द्वारा कहा जा रहा है? क्योंकि अभी देखिए मुख्यालय के आसपास तो धारा 144 लागू है, जहां पर एक साथ इतने लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, लेकिन आगे का उनका क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है? देखिए अगर हम बात करें राजघाट की, तो देखिए वहाँ पर हजारों की संख्या में कार्यकर्ता थे। वहीं पर ही पुलिस ने कार्यकर्ताओं को भी रोक लिया था, क्योंकि मनीष सिसोदिया जब राजघाट के अंदर महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास गए थे तो उन्होंने देखिए वहाँ पर पुलिस काफिले की जो पुलिस तैनात थी। चाहे हम बात करें उनके साथ देखिए बड़े बड़े नेताओं के चेहरे भी नजर आ रहे थे, चाहे हम आतिशी की बात करें, चाहे हम संजय सिंह की बात करें, तो देखिए लगातार गोपाल राय भी वहाँ पर मौजूद थे। वहाँ पर सभी को रोका गया। वहीं अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी काफिले को रोक लिया गया था जब सीबीआई ऑफिस में मनीष सिसोदिया पहुंचे हैं। लेकिन कार्यकर्ता अलग अलग जगह से, अलग अलग पॉइंट से यहाँ पर आते हुए नजर आए थे, लेकिन प्रशासन के द्वारा उन्हें रोका जा रहा है। ठीक है। आप यहाँ पर देखेंगी तो पूरे रोड को खाली करा दिया गया है, बैरिकेडिंग की गई है और सभी पे रोक लगाई गई है कि कोई भी कार्यकर्ता यहाँ पर ना पहुंचे और जो उनकी पूछताछ है वो यहाँ पर जारी रहेगी। ठीक है प्रिया, बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। अब सीधी तस्वीर आपको दिखाते हैं कांग्रेस अधिवेशन से। राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं, रायपुर में इस वक्त मौजूद हैं, आपको सुनाते हैं। तिरंगा किसके हाथ में? कश्मीरी युवाओं के हाथ में। सीआरपीएफ के लोग मुझसे कह रहे हैं भैया ये तो हमने कभी जिंदगी में नहीं देखा, ये क्या हो गया? फिर मैं आया पार्लियामेंट में, मैंने प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना। कहते हैं कि मैंने भी जाके लाल चौक में तिरंगा फहराया था। मैं सुन रहा था, मैंने सोचा देखिए हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को बात समझ नहीं आई, बात समझ नहीं आई। नरेंद्र मोदी जी ने बीजेपी के 15-20 लोगों के साथ जाकर लाल चौक पे तिरंगा फहराया। भारत जोड़ो यात्रा ने लाखों कश्मीरी युवाओं के हाथ से तिरंगा फहराया।
प्रधानमंत्री को फर्क नहीं समझ आया। हमने हिंदुस्तान की भावना, इस झंडे की भावना जम्मू कश्मीर के युवाओं के अंदर डाल दी। आपने अपने झंडे की भावना जम्मू कश्मीर के युवाओं से छीन ली। यह फर्क है हम में और आप में। ये जो झंडा है, ये जो तिरंगा है, ये दिल की भावना है, ये दिल के अंदर से आती है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि मन की बात को आप सभी के जन भागीदारी की अभिव्यक्ति की अद्भुत प्लेटफॉर्म बना दिया है। आप अपने मन की शक्ति जो जानते ही हैं, वैसे ही समाज की शक्ति से कैसे देश की शक्ति बढ़ती है, यह हमने मन की बात के अलग अलग एपिसोड में देखा है, अनुभव किया है, इसे स्वीकार भी किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे वो दिन याद है जब हमने मन की बात में भारत के पारंपरिक खेलों को प्रोत्साहन की बात की थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि तेजी से आगे बढ़ते हमारे देश में डिजिटल इंडिया की ताकत कोने कोने में पहुंच रही है। एक ऐप में ई संजीवनी, इस ऐप से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से डॉक्टरी सलाह ले सकते हैं। इसके माध्यम से 10 करोड़ मरीज और डॉक्टर के साथ अद्भुत नाता है। इसकी उपलब्धि के लिए सभी डॉक्टर्स व मरीज को बहुत बहुत बधाई देता हूं। तो भारतीय खेलों को लेकर जिक्र किया उन्होंने। मन की बात का ये 98वां संस्करण था, जहां पर प्रधानमंत्री ने तमाम विषयों की चर्चा की। किस तरह से मन की बात कार्यक्रम के जरिए लोगों तक उनकी मन की बात को एक प्लेटफॉर्म मिला है, समाज की शक्ति को बढ़ावा मिला है, जिससे देश की शक्ति बढ़ी है। तो विदेशों में भारतीय खिलौनों की मांग बढ़ी है, इसका भी जिक्र किया। हर युवा खुद में एक चैंपियन है। देश में स्टोरी टेलिंग का चलन शुरू हुआ है। देश में खेलों की लहर उठी है। गायन को लेकर रंगोली प्रतियोगिता में अनोखी चीजें दिखी है। उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के रहने वाले मदन मोहनलाल जी हैं। अब ये भी संयोग है कि चंदौली भी बनारस से सटा हुआ है। आइए मदन मोहन जी से जानते हैं कि ई संजीवनी को लेकर एक मरीज के रूप में उनका अनुभव क्या रहा है। मदन मोहन जी प्रणाम। नमस्कार। नमस्कार साहब। नमस्कार। अच्छा, मुझे बताया गया है कि आप डायबिटीज के मरीज हैं जी। और आप टेक्नोलॉजी का उपयोग करके टेली कंसल्टेशन कर करके अपनी बीमारी के संबंध में मदद लेते हैं। जी। एक पेशेंट के नाते, एक दर्दी के रूप में मैं आपके अनुभव सुनना चाहता हूं, ताकि मैं देशवासियों तक इस बात को पहुंचाना चाहूं कि आज की टेक्नोलॉजी से हमारे गांव में रहने वाले लोग भी किस प्रकार से इसका उपयोग कर सकते हैं। जरा बताइए कैसे करते हैं। ऐसा है सर कि हॉस्पिटलें दूर हैं, और जब डायबिटीज हमको हुआ तो हमको जब 5-6 किलोमीटर दूर जाकर इलाज करना पड़ता था, दिखाना पड़ता था। और जब से व्यवस्था आप द्वारा बनाई गई है, इससे है कि मैं जाता हूँ, हमारा जांच होता है, हमको बाहर के डॉक्टरों से बात भी करा देती हैं और दवा भी दे देती हैं। इससे हमको बड़ा लाभ है और लोगों को भी लाभ है इससे। तो एक ही डॉक्टर हर बार आपको देखते हैं कि डॉक्टर बदलते जाते हैं? जैसे उनको नहीं समझ, जिस डॉक्टर को दिखा देती हैं, वही बात करके दूसरे डॉक्टर से हमसे बात कराती हैं। और डॉक्टर आपको जो गाइडेंस देते हैं वो आपको पूरा फायदा होता है उससे? हमको फायदा होता है, हमको उससे बहुत बड़ा फायदा है, और गांव के लोगों को भी फायदा उससे है। सभी लोग वहाँ पहुँचते हैं कि भैया हमारा बीपी है, हमारा शुगर है, टेस्ट करो, जांच करो, दवा बताओ। और पहले तो 5-6 किलोमीटर दूर जाते थे, लंबी लाइन लगी रहती थी, पैथोलॉजी में लाइन लगी रहती थी, एक दिन का समय नुकसान होता था। मतलब आपका समय भी बच जाता है और पैसा भी व्यय होता था। यहाँ पे निःशुल्क सेवाएं सब हो रही हैं। अच्छा, जब आप अपने सामने डॉक्टर को मिलते हैं तो एक विश्वास बनता है, चलो भाई डॉक्टर हैं, उन्होंने मेरी नाड़ी देख ली है, मेरी आंखें देख ली है, मेरा जीभ को भी चेक कर लिया है,
तो एक अलग फीलिंग आता है। अब ये टेली कंसल्टेशन करते हैं तो वैसा ही संतोष होता है आपको? हाँ, संतोष होता है कि हमारी नाड़ी पकड़ रहे हैं, आला लगा रहे हैं, ऐसा मुझे महसूस होता है। और हमको बड़ा तबीयत खुश होती है कि भाई इतनी अच्छी व्यवस्था द्वारा बनाई गई है, जिससे कि हमको जहाँ परेशानी थी, जाना पड़ता था, गाड़ी भाड़ा देना पड़ता था, वहाँ लाइन लगाना पड़ता था, और सारी सुविधाएं हमको घर बैठे बैठे मिल रही है। चलिए मदन मोहन जी, मेरी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। उम्र के इस पड़ाव पर भी आप टेक्नोलॉजी को सीखे हैं, टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। औरों को भी बताइए ताकि लोगों का समय भी बच जाए, धन भी बच जाए, और उनको जो भी मार्गदर्शन मिलता है उससे दवाइयाँ भी अच्छे ढंग से हो सकती हैं। हाँ, और क्या। चलिए, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको मदन मोहन जी। बनारस को साहब आपने काशी विश्वनाथ को एकदम बना दिया, डेवलपमेंट कर दिया, ये आपको बधाई है हमारे तरफ से। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हमने क्या बनाया जी, बनारस के लोगों ने बनारस को बनाया है। नहीं तो हम तो माँ गंगा की सेवा के लिए माँ गंगा ने बुलाया है, बस, और कुछ नहीं। ठीक है जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। प्रणाम जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। साथियों, देश के सामान्य मानवी के लिए, मध्यम वर्ग के लिए, पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वालों के लिए ई संजीवनी जीवन रक्षा करने वाला ऐप बन रहा है। ये है भारत की डिजिटल क्रांति की शक्ति, और इसका प्रभाव आज हम हर क्षेत्र में देख रहे हैं। भारत के यूपीआई की ताकत भी आप जानते ही हैं। दुनिया के कितने ही देश इसकी तरफ आकर्षित हैं। कुछ दिन पहले ही भारत और सिंगापुर के बीच यूपीआई पे नाउ लिंक लॉन्च किया गया। अब सिंगापुर और भारत के लोग अपने मोबाइल फोन से उसी तरह पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं जैसे वे अपने अपने देश के अंदर करते हैं। मुझे खुशी है कि लोगों ने इसका लाभ उठाना शुरू कर दिया है। भारत का ई संजीवनी ऐप हो या फिर यूपीआई, ये ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने में बहुत मददगार साबित हुए हैं। भारतीय खिलौनों की बात हुई तो देश के लोगों ने इसे भी हाथों हाथ बढ़ावा दे दिया। अब तो भारतीय खिलौनों का इतना क्रेज हो गया है कि विदेशों में भी इनकी डिमांड बहुत बढ़ रही है। जब मन की बात में हमने स्टोरी टेलिंग की भारतीय विधाओं पर बात की तो इनकी प्रसिद्धि भी दूर दूर तक पहुंच गई। लोग ज्यादा से ज्यादा भारतीय स्टोरी टेलिंग की विधाओं की तरफ आकर्षित होने लगे। अब खबर बिहार के कैमूर जिले से है, जहां पर दिल्ली से किसान नेता राकेश टिकैत कैमूर पहुंचे हैं और कैमूर में भारतमाला योजना के तहत बनारस कोलकाता एक्सप्रेसवे को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि सरकार कोलकाता बनारस को जोड़ने वाली है एक एक्सप्रेसवे का निर्माण कराने जा रही है, जो एक्सप्रेसवे बिहार के कैमूर और रोहतास से होकर गुजरेगी, जिसमें कैमूर जिले के 5 प्रखंडों की भूमि अधिग्रहण करने के लिए सरकार ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया है। जहां अधिकारियों ने भूमि अधिग्रहण करते हुए जगह जगह पर बैरिकेडिंग कर दी है, जिसका किसान विरोध कर रहे हैं। बिहार के सीतामढ़ी जिले के बथनाहा प्रखंड के मैबी गांव में आग का तांडव देखने को मिला है। एक साथ आधा दर्जन दुकान आग की चपेट में आ गई है। बताया जा रहा है कि मैबी बाजार में सतीश कुमार की दुकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। जब तक स्थानीय लोग आग बुझाने के लिए दौड़ते तब तक आग विकराल रूप ले चुकी थी। मौके पर दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस आगजनी में 20 लाख के नुकसान का आकलन किया जा रहा है। तो शॉर्ट सर्किट से आधा दर्जन से ज़्यादा दुकानें आग का चपेट में आ गई। सीतामढ़ी में आग का तांडव देखने को मिला, जहां कई दुकानें इस आग की चपेट में आ गई। पहले एक दुकान में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी, लेकिन देखते ही देखते ये आग अपना विकराल रूप ले चुकी थी और 6 दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया।
वैशाली में गांधी सेतु में समांतर पुल बना रही एसपी सिंगल कंपनी के बेस कैंप में आग लग गई है। इस दौरान ब्लास्ट हुआ, जिसकी आवाज 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची और आग पर काबू पाया और यह हादसा गांधी सेतु के पाया नंबर 1 के पास स्थित बेस कैंप में हुआ। तो आग लगने से जोरदार ब्लास्ट हुआ। बिहार के वैशाली की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कई किलोमीटर तक इस ब्लास्ट की आवाज सुनाई दी। अब खबर महोबा से, जहां दो गाड़ियों की आपस में जोरदार टक्कर हो गई। तेज रफ्तार टैंकर और कार में ये भीषण टक्कर देखने को मिली है। सड़क हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को सीएचसी में कराया गया भर्ती। झांसी मिर्जापुर मार्ग के सुगरा गांव की ये घटना बताई जा रही है। सड़क हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया गया। अब खबर अलीगढ़ से, जहां पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। चोरी में शामिल 3 शातिर को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से मोबाइल समेत अन्य सामान बरामद हुए हैं। पुलिस ने तीनों शातिर चोरों को जेल भेजा है। अलीगढ़ के थाना खैर पुलिस ने खुलासा किया है। ऑपरेशन प्रहार के तहत पुलिस की ये कार्रवाई देखने को मिली है। अब खबर झांसी से है, जहां मनचले ने की महिला के साथ बस में छेड़छाड़ का महिला ने किया विरोध। पुलिस ने मनचलों को हिरासत में लिया। छतरपुर से दिल्ली जा रही थी बस। सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा वीडियो। मऊरानीपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। पुलिस ने मनचलों को हिरासत में लिया। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।